दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के कुछ नए और अलग प्रकार के प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 4 तथा नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है उसमें दो विदेशी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान आए थे उनके बारे में पूछा गया है। डोमिंगो पायस। तो डोमिंगो पायस का जो समय काल था वो कृष्णदेव राय का समय काल था, 1509 से 1529। इस बीच में डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, याद रखिएगा। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान आया था। और जो डोमिंगो पायस का विवरण है उसमें विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, सैन्य शक्ति, शहरी नियोजन का विवरण, ये सब उसने अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के दौरान डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। वो एक पुर्तगाली यात्री था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा है निकोलो कोंटी किसके समय में आया था, ये जानना है। तो निकोलो कोंटी देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था और देवराय द्वितीय जो थे उनका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी था। निकोलो डी कोंटी ये एक इटालवी यात्री था, यानी इटली का रहने वाला था। ये न केवल यात्री बल्कि ये एक व्यापारी भी था। ये व्यापारी और यात्री था। इसने विजयनगर साम्राज्य में दरबार की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि का वर्णन किया है, याद रखिएगा। तो डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, सैन्य शक्ति, शहरी नियोजन का विवरण दिया है। और निकोलो डी कोंटी एक इटालवी यात्री था, याद रखिएगा। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। ये एक व्यापारी और यात्री था। अगले प्रश्न पर आते हैं। विनय पिटक का संबंध किससे है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। इसमें पूछा गया है विनय पिटक का संबंध किससे है। तो विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक यानी ज्ञान की 3 पिटारियों से संबंधित है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। बुद्ध और अन्य शिक्षकों ने मौखिक रूप से चर्चा और बहस के माध्यम से जो कुछ सिखाया, ये पुरुषों और महिलाओं को उनके प्रवचनों में भाग लिया और चर्चा की कि उन्होंने क्या सुना। और बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। तो त्रिपिटक जो है ये ज्ञान की पिटारियां हैं। इसमें विनय पिटक का संबंध बौद्ध संघ के नियमों से है, जो कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाले लोगों को स्वीकार करने होते थे। और त्रिपिटक जो हैं वो जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में संकलित हैं। इसी प्रकार दूसरा पिटक सुत्त पिटक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और तीसरा अभिधम्म पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म के या बौद्ध संघ के दार्शनिक मामलों का जो है विवरण दिया गया है। तो याद रखिएगा, बुद्ध और अन्य शिक्षकों ने मौखिक रूप से जो चर्चा किया है और वो सब जो है बुद्ध के प्रवचन थे और बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा बुजुर्गों या वरिष्ठ भिक्षुओं की एक परिषद, जो कि वर्तमान बिहार में वैशाली के लिए ये पाली में संकलित किया गया था। और इन संकलनों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता था। विनय पिटक में संघ या मठ के आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून थे कि संघ में जो शामिल हो रहे हैं लोग, उनको किस प्रकार से आचरण और व्यवहार करना है। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं और अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि नव बौद्ध धर्म की वकालत या संकल्पना किसने की थी। नव बौद्ध धर्म यानी न्यू बुद्धिज्म। तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नव बौद्ध धर्म की वकालत की थी, याद रखिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नव बौद्ध धर्म की वकालत की थी। और ये जो है एक प्रकार से कहा जाए तो नव बौद्ध धर्म जो है ये दलित बौद्ध आंदोलन है। दलित बौद्ध आंदोलन, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की गई थी। और आप जान लीजिए बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या को नव बौद्ध धर्म कहा जाता है, जो कि दलित बौद्ध आंदोलन है और एक धार्मिक और साथ ही भारत में दलितों के बीच सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की। और आप जान लीजिए कि महायान और हीनयान की तरह नव बौद्ध धर्म में नवयान नामक एक नया संप्रदाय बनाया गया। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत हैं जो महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुख में भोग के दो चरम और सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। उन्होंने न तो अतिवाद न ही अल्पवाद यानी मध्यम मार्ग के अनुसरण की बात की, जो कि उनको एक व्यवहारिक दार्शनिक और शिक्षक बनाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। और आप जान लीजिए बौद्ध धर्म के मुख्य उपदेश को 4 आर्य सत्यों के द्वारा या अष्टांगिक मार्गों के द्वारा समझाया गया है। 4 आर्य सत्य आप जानते हैं कि दुख संसार का सार है, यानी संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख निवारण संभव है। और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके जो है मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अशोक के साम्राज्य के किस भाग में शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, तो ये था उत्तर पश्चिमी भाग। आप जान लीजिए कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य का, वहाँ पर खरोष्ठी लिपि प्राप्त हुई है। खरोष्ठी लिपि को इंडो बैक्ट्रियन लिपि भी कहा जाता है। ये लेखन प्रणाली मूल रूप से वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान में विकसित हुई थी। याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि उत्तरी पाकिस्तान में विकसित हुई थी और एक लेखन प्रणाली के रूप में 4वीं और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रचलन रहा था, ये भी याद रखिएगा। और उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और मध्य एशिया में खरोष्ठी लिपि जो है ये व्यापक रूप से वितरित हुई थी। और याद रखिएगा कि भारतीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये शिलालेख एक इंडो आर्यन भाषा प्राकृत में लिखे गए थे। ये जो लेख हैं ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन इनकी लिपि जो है खरोष्ठी या इंडो बैक्ट्रियन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या मेहरगढ़, आप जानते हैं मेहरगढ़ एक नाम आता है हमेशा इतिहास में जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें पूछा गया है क्या मेहरगढ़ हड़प्पा शहर था, आपको बताना है। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर था अथवा नहीं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेहरगढ़ जो है हड़प्पा शहर नहीं था। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं था। ये एक नौपाषाणिक स्थल है जो कि सिंधु नदी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन दर्रे के पास स्थित है और ये नौपाषाण स्थल है। और आप जान लीजिए कि ये उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नौपाषाण स्थल है जिसमें कृषि यानी खेती के साक्ष्य हैं। खेती में गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं और वहाँ पर पशुचारण यानी पशुपालन और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके अलावा वैक्स लास्ट तकनीक का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मेहरगढ़ में पाए जाने वाले 6000 साल पुराने पहिया के आकार के तांबे के ताबीज में मिलता है। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं था और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित ऐसा शहर है जहाँ से सबसे पहले कृषि यानी खेती के साक्ष्य मिले हैं।
अगला प्रश्न है, किस वेद में सबसे पहले प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, आपको बताना है। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो या आप जान लीजिए ऋग्वेद। ऋग्वेद या जो कि सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने वाले ऋचाओं का संग्रह है। प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन का इसमें वर्णन मिलता है और अधिकांश जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। और ये जो ऋग्वेद है इसको आर्यों का पवित्र ज्ञान या पवित्र कार्य माना जाता है। आर्यों का पवित्र ज्ञान या पवित्र कार्य ऋग्वेद को माना जाता है। और आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में वो विचार शामिल हैं जो भारत की जातियों या वर्ण व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं। और ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्गों के रूप में क्रमबद्ध या व्यवस्थित करना है। ये विभाजन की नहीं बल्कि समाज को व्यवस्थित और एकताबद्ध सूत्र में नापने का या व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या विधि है वर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध जिनको हम तथागत या भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्म यानी धर्म, उनकी शिक्षाओं को धम्म कहा जाता है। और संघ जो बौद्ध धर्म के नियमों को पालन करने वाला या उनकी शिक्षाओं का पालन करने वाला समुदाय है, इसको संघ कहा जाता है। तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो व्यवहारिक शिक्षक और सुधारक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और गया में यानी बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तब से वो बुद्ध यानी प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते थे। सारनाथ वाराणसी में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया था। और आप जान लीजिए गौतम बुद्ध व्यवहारिक शिक्षक और सुधारक थे। इन्होंने कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। कर्म पर इसलिए क्योंकि ये जन्म के आधार पर जो है, जन्म के आधार पर जो व्यक्तियों का निर्धारण था उसके खिलाफ थे। इन्होंने सामाजिक समरसता पर बल दिया और ब्राह्मणवादी सत्ता तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। संसार दुख से भरा है। दूसरा है लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं। तीसरा, यदि इच्छाओं को कंट्रोल किया जाए या उन पर विजय प्राप्त किया जाए तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों के अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। आप जान लीजिए कि 4 बौद्ध परिषदें भी आयोजित की गई थी और ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ये जो बौद्ध परिषदें थी इनका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप देखिए, सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही उत्तर जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन अब कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन हड़प्पा में सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले हड़प्पा स्थल में इस सभ्यता के जो चिन्ह थे वो सबसे पहले प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक विद्वान जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का अवधिकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये एक शहरी सभ्यता थी यानी नगरीय सभ्यता थी जो मुख्य रूप से अपनी नगर विन्यास योजना और सीवेज प्रणाली के लिए जानी जाती है। और आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले
जो है 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के निर्देशन में हुई थी और राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में कराया था। इसके अलावा अन्य भी स्थल हैं जैसे सुतकांगेडोर, ये दस्ता नदी के किनारे स्थित है। चन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल भोगवा नदी, धोलावीरा जो है कच्छ की नदियाँ और लूनी बेसिन में। इसी तरह बनावली सरस्वती नदी, रोपड़ जो है ये सतलुज नदी और कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई नगर थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके रिवीजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने